वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। तो चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन के दी प्लेटफॉर्म का जो ग्रुप डी का वॉल्यूम 4 आया है उसका सेट नंबर 6 लेके आप सभी के सामने हाजिर हो गया हूं। और आप सभी को बता दूं कि जैसे कि कल एक नोटिस आया था कि 17 अगस्त से ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है ये स्टार्ट हो जाएगा और कई सारे फेजेज में होंगे। तो अपने तैयारी को कंटिन्यू रखें। और अब मैं सोच रहा हूं कि जीके प्लस जीएस रोज़ सुबह शाम एक अपलोड करूं और बीच में कभी दोपहर में या शाम तक बीच में मैं एक मैथ का वीडियो डेली डालता रहूं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। अगर आपने सेट 5 तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है जीके प्लस जीएस ग्रुप डी वॉल्यूम प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 4 के नाम से। और बीच में मैं एक साइंस का सीरीज भी लेके आने के प्लान में हूँ ताकि आपको जितना फ़ायदा हो सके उतना मैं दे सकूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की क्लास को शुरू करते हैं। बस आप लोग का सपोर्ट की ज़रूरत है। और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन है कि एक खगोलीय दूरदर्शी जिसके लेंस की फोकस दूरियां 2.5 सेंटीमीटर है तथा 100 सेंटीमीटर है की लंबाई तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। लंबाई और आवर्धन, जब भी खगोलीय दूरदर्शी की बात की जाए और उसकी लेंस की दूरी और फोकस की दूरी गिवन हो तब उसकी लंबाई कैसे निकालेंगे। दूरदर्शी की लंबाई निकालने के लिए एफ ओ प्लस एफ ई याद रखिएगा। एफ जो है फोकस जो है ये कितना है 100 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितना है 100 सेंटीमीटर और लेंस की दूरी कितनी है 2.5। जोड़ दीजिए कितना हो गया 102.5। 102.5 हो गया। अब आवर्धन बोल रहा है तो आवर्धन क्या होता है एम। एम बराबर माइनस F0 बट्टा एफ एफ जीरो कितना है तो माइनस का 100 बट्टे में 2.5 यानी कि माइनस का 40। अब आपका आंसर क्या आ गया 102.5 और 40 सेंटीमीटर जो होगा माइनस का 40 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे इलेक्ट्रिक आयरन टोस्टर आदि के हीटिंग एलिमेंट को बनाने के लिए नाइक्रोम मिश्र धातु का उपयोग क्यों किया जाता है। नाइक्रोम मिश्र धातु का उपयोग क्यों किया जाता है ये हमसे पूछा है। देखिए, नाइक्रोम का उपयोग इसलिए किया जाता है कि नाइक्रोम की प्रतिरोधकता जो होती है ये उच्च होती है। नाइक्रोम जो है आसानी से नहीं जलता है और नाइक्रोम और क्रोमियम नाइक्रोम जो है Na और क्रोमियम का क्या होता है निकेल और क्रोमियम का बना मिश्र धातु भी होता है और इसका गलनांक जो होता है 1400 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो कह सकते हैं ये उच्च प्रतिरोधकता इसकी ज़्यादा होती है। नहीं, इसमें से देखिए नाइक्रोम आसानी से नहीं जलता है, नाइक्रोम में उच्च प्रतिरोधकता होती है, नाइक्रोम आसानी से ऑक्सीकरण से नहीं गुजरता है, यानी कह सकते हैं इन सभी हो जाएगा ये सभी, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि एक ध्वनि की तरंग आवृत्ति 25 हर्ट्ज है और इसकी तरंग दर 4 मीटर है तो 200 मीटर की दूरी तय करने में ध्वनि तरंग द्वारा कितना समय लगेगा। v बराबर क्या होता है जी एन लेमडा, याद रखिएगा v बराबर होता है एन लेमडा। अगर हम देखें n आपका कितना है 25 है, तरंग दर जो है 4 है तो 25 चौका कितना हो जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है 200 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो 200 दूरी 200 है, वेग आपका 100 है तो कितना समय लगेगा 2 सेकंड लगेगा ना जी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। यदि वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकल दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो प्रतिबिंब की दूरी भी ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की दूरी भी ज्ञात कर। फोकल लेंथ कितना है एफ बराबर माइनस का 15 सेंटीमीटर, यू दे दिया है माइनस का 25 सेंटीमीटर। दर्पण सूत्र क्या कहता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। पुट द वैल्यू गेट द आंसर। एफ का मान रख दीजिए 1/- माइनस का 15, 1/v आपको नहीं पता है, 1/u माइनस
25 यहाँ 1/v निकाल लीजिएगा। ये माइनस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 1/25 माइनस 1/15 दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15, 25 तिहाई 15, 25 तिहाई 75 और 15 पाँचे 75 माइनस का 2/75 यानी 1/v का मान -2/75 है। तो v का मान क्या हो जाएगा, 75/2 यानी कि माइनस का 37.5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का भार क्या है। किसी भी वस्तु का भार क्या होता है। किसी भी वस्तु का भार वह बल होता है जिससे पृथ्वी इसे अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। क्या करती है, पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। और किसी भी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय बल ही उसका क्या होता है, भार होता है। W बराबर क्या होता है जी, mg होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि जब ध्वनि ठोस सतह से टकराती है तो क्या होगा। जब ध्वनि ठोस सतह से टकराएगी तो ध्वनि अवशोषित और क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि एक प्रकार का क्या है, यांत्रिक तरंग है, जो अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण भी है। हडसन नदी निम्न में से किस शहर से होकर बहती है। तो हडसन नदी जो है ये न्यूयॉर्क शहर से होकर गुजरती है, बहती है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। हडसन नदी न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी प्रांतों की सीमा को बनाती है। अगला प्रश्न, विक्रम सेठ अपनी कविता डैश के लिए प्रसिद्ध है। तो विक्रम सेठ अपनी कविता द फ्रॉग एंड नाइटिंगेल के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी जो है ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद को फिर से किस पद पर नामित करने का निर्णय लिया है। तो ट्रेन प्रबंधक, ट्रेन गार्ड के पद को फिर से किस पद पर, यानी कि ट्रेन प्रबंधक के नाम पर नामित करने का निर्णय लिया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए। बहुत ज़बरदस्त सेशन में लेके 1-2 दिन में आने वाला हूँ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि पृथ्वी की औसत त्रिज्या 6.4 × 10⁶ मीटर है, पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुना 10⁴ किलोग्राम तथा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम है। तो पृथ्वी तल से 3600 किलोमीटर ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान लगभग क्या होगा। देखिए पूरा क्लियर कीजिए। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जी डैश बराबर जी इंटू आर बट्टा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। क्या होता है, होल स्क्वायर। इसका एक फॉर्मूला होता है जब भी ऊंचाई की बात की जाए। अब देखिए यहाँ पृथ्वी की त्रिज्या जो है आर कितना दिया हुआ है, 6.4 × 10⁶। जी का मान, ये जो जी का मान होता है ये क्या होता है, 10 होता है। तो जी डैश बराबर 10 गुना आर का मान आपके पास कितना है, यहाँ दिया है 6.4 × 10⁶ बट्टे में आर 6.4 × 10⁶ प्लस एच आपका कितना दिया है, 3600 किलोमीटर। कितना दिया है, 3600 किलोमीटर को अगर हम 3600 गुना 10⁻³ या हम इसको, एक मिनट, इसको भी ये 10⁻6 के फॉर्मेट में कर देते हैं। तो 3.6 × 10⁻6 होगा। अब देखिए कैसे होगा, हम यहाँ पे बताते हैं। 3600 किलोमीटर, 1 किलोमीटर को अगर मीटर में बदलिएगा तो 1000 मीटर होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। अब इसमें इससे हम 3600 में 1000 से भाग दे दें या इसमें 1000 दे दें तो ये क्या हो जाएगा, 3.6 हो जाएगा कि नहीं। इसे हम लिख सकते हैं 3.6 × 10⁻6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो आप कहिएगा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 3.6 3600 को
अगर हम 1000 से गुना कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 3600 ही होगा। तो ये 3.6 इंटू 10⁶ के फॉर्म में इसलिए बदले हैं कि ये जो है जुड़ जाएगा। चलिए ठीक है, थोड़ा सा इसको क्लियर करने दीजिए। ठीक है, अब देखिए ऊपर 10⁶ है, नीचे 10⁶ है। अब नीचे वाला पहले हम काम करें, 6 + 6.4 और 3.6 को जोड़ देंगे तो 6 4 10 के 0, हाथ में एक 6 के साथ, ये आपका 10 गुना 10 हो जाएगा, अब देखिए 10 से 10, एक मिनट, ये स्क्वायर है ना, ये 10⁶, ये 10⁶ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 10⁶ कट जाएगा। और नीचे आपका क्या बच जाएगा, 10, ये 10 तो बचा हुआ है ना, ये 10 क्या है स्क्वायर में, तो ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी कि 10 गुना 6.4 ने 6.4 इंटू 6.4 बट्टे में 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब 6.4 इंटू 6.4 बट्टे को 10 से भाग देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कहीं मिस्टेक नहीं ना हुआ है, नहीं कहीं मिस्टेक नहीं है। 6.4 इंटू 3.6, 10⁶ कॉमन लेंगे तो ये जुड़ जाएगा तो 10 हो जाएगा, 10 इंटू 10⁶ से 10⁶ काट दिए। अब बच गया हमारा 6.4 का होल स्क्वायर बट्टे में 10 का स्क्वायर 100, यानी 6.4 इंटू 6.4 बट्टा 10, ये 1 0 से 1 0 कट गया। अगर 10 से इसमें भाग दे देंगे एक में तो ये 0.64 हो जाएगा, 0.64। अब इसको आप गुना कीजिएगा, ये लगभग 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के आसपास इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसको ये वाला चीज़ आप गुना कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक स्थिर लिफ्ट की छत से लटके हुए सरल लोलक का दोलन काल T1 है, जबकि लिफ्ट नियत वेग से नीचे की ओर गति करे तो सरल लोलक का दोलन काल T2 हो जाता है। तब क्या होगा, देखिए जब लिफ्ट जो है नियत वेग से नीचे की ओर गति करती है तो नियत वेग में त्वरण क्या होता है, 0 होता है। और लिफ्ट के दो स्थिति की बात की जाए तो आवर्तकाल T बराबर क्या हो जाएगा, 2π√L/g। अगर ऊपर जाने पर देखा जाए तो ऊपर L/g, ऊपर जाइएगा तो त्वरण क्या है, बढ़ेगा, और नीचे जाइएगा तो त्वरण क्या हो जाएगा, स्मॉल g माइनस ए होगा। तो आवर्तकाल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब नीचे जाने पे T बराबर 2π√L/g माइनस ए होगा तो आवर्तकाल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि सरल लोलक क्या हो गया, धीरे धीरे डोलेगा। ऊपर जब जाइएगा तो g+1 होगा तो उसका आवर्तकाल का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और सरल लोलक क्या हो जाएगा, तेज़ी से डोलेगा। तो इस केस में देखेंगे ये क्या हो जाएगा, नियत वेग त्वरण तो 0 होगा और T2 बराबर क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। एब्सिसिक अम्ल से प्रोत्साहित होता है, एब्सिसिक अम्ल जो है पतझड़ से प्रोत्साहित होता है, तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एब्सिसिक अम्ल की कार्य की बात की जाए तो यह पत्ती, फल, पुष्प और विलगन परत का निर्माण करके विलगन में सहायता करता है, और यह बीज एवं कलियों को सुप्तावस्था में बनाए रखने में भी सहायता करता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भ्रूण विकास की निगरानी करने के लिए डैश की नवीनतम तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो भ्रूण के विकास के लिए अल्ट्रासोनिक तकनीक, नवीन तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। एलिसा जो है निम्नलिखित में से क्या है, तो एलिसा जो है ये आपका एड्स का पता लगाने के लिए एक जांच होता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एलिसा का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंकेड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे होता है। ठीक है, चलिए डैश खिलजी वंश का प्रथम शासक था, तो कौन, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था ये आपका खिलजी वंश का प्रथम शासक था। और 1290 ईस्वी में गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की किलखोरी के महल में हत्या कर जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से कौन सा ISCII का सही पूर्ण रूप है। सही पूर्ण रूप की पूछा जा रहा है, ये NTPC में भी पूछा गया प्रश्न है। इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हिटलर एंड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। हिटलर एंड इंडिया पुस्तक के लेखक वैभव पुरंदरे हैं, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने इस भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए बेरी बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है, तो बेरी बेरी जो होता है ये विटामिन B1 की कमी से उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आयु बढ़ाने के लिए विटामिन B1 का महत्वपूर्ण योगदान होता है। डैश एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है, तो क्या एक, तो एड्स जो होता है ये आपका यौन संचारित जानलेवा बीमारी होता है और इसी के जांच, एड्स की जांच किससे करते हैं, तो एलिसा से। एड्स का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जल संवहनी तंत्र किन जंतुओं में होता है, तो जल संवहनी तंत्र किन जंतुओं में होता है, तो ये आपका एकाइनोडर्मेटा में होता है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है, तो ये आपका पीयूष में होता है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि में पूर्णतः 2 पाली पाए जाते हैं, एक तो पाइष्पाली और दूसरा अग्रपाली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हथेली में पाए जाने वाले अस्थि का नाम क्या होता है, तो हथेली में पाए जाने वाले अस्थि का नाम मेटाकार्पलस होता है, तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव कंकाल में 2 अग्रपाद होते हैं, हाथ तथा 2 पश्चपाद पैर होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव नर जनन तंत्र में अधिवृषण, शुक्रवाहक, शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका या भूमिकाएं निभाई जाती हैं, तो ये आपका शुक्राणुओं का परिपक्वन और उसकी गतिशीलता, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और इसे येलोस्टोन नेशनल पार्क की स्थापना की बात की जाए तो 1872 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, तो संयुक्त राज्य अमेरिका इज द राइट आंसर। प्रसिद्ध संघाई उत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है, तो ये आपका मणिपुर का है, तो ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है, तो नागरिकता से संबंधित भाग 2 जो है ये नागरिकता से संबंधित है, तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 के बीच की जो बात है ये नागरिकता का उल्लेख उसमें किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में मौजूद ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहा जाता है, यही हमसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए को क्या कहा जाता है, तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ जो है उसे हम समूह कहते हैं, तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ग्रुप। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है और इस आवर्त सारणी में 18 वर्ग तथा 7 आवर्त हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देगा, तो सिरका जो होता है ये नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य की जल में विलेयता 20 डिग्री सेल्सियस पर 31.5 है, इसी ताप पर 10 ग्राम जल में कितना सोडा घुलाया जाए कि विलयन संतृप्त बन जाए। विलयन को संतृप्त बनाना, सूर्य की विलेयता जो है 31.5 है, तो 100 ग्राम जल में सूर्य की मात्रा कितनी है, 31.5 ग्राम है। 100 ग्राम में 31.5 है, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 31.5/100। अगर 10 ग्राम में कहा जाए तो ये 10 से 1 जीरो कट जाएगा, यानी कि ये 3.15 ग्राम हो जाएगा,
तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। टेल्यूरियम नामक तत्व एक डैश होता है, तो ये क्या होता है, ये उपधातु होता है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि एथेनोइक एसिड को सामान्यतः क्या कहा जाता है, तो एथेनोइक एसिड को सामान्यतः एसिटिक एसिड कहा जाता है, तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा विलयन विद्युत का सुचालक नहीं है, तो विद्युत का सुचालक नहीं है बोला गया है, तो ग्लूकोज समाधान जो है विलयन विद्युत का सुचालक नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा एटीपी प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है, जिसका नाम क्या है, कवच है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में सर्दियों के दौरान डैश से आने वाली हवाएं शीतलहर का कारण बनती हैं, तो शीतलहर का कारण कौन बनती है, तो ये आपका हिमालय से भारत में सर्दियों के दौरान हिमालय से आने वाली जो हवाएं होती हैं वही शीतलहर का कारण बनती हैं, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, तो अभी जो किया गया विक्रम मिश्री को, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आ जाइए। चलिए अगला प्रश्न है कि 1.5 इंटू 10⁻21 n परमाणुओं का द्रव्यमान कितना होगा। इसमें परमाणु दिया गया, परमाणु की संख्या बट्टा 1 मोल में परमाणु की संख्या गुना परमाणु भार के हिसाब से निकाल लेंगे। अब देखिए दिया गया परमाणु संख्या कितना है, 1.5 इंटू 10⁻21 न्यूटन, बट्टे में 1 मोल में परमाणु की संख्या कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23 होती है, और परमाणु भार नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, आपका 14 हो जाएगा। अब इसको काट पीट लीजिएगा तो ये आपका 0.035 ग्राम के आसपास आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं, उस तत्व की परमाणु संख्या क्या है जिसे दूसरे समूह में और चौथे आवर्त में रखा गया है। दूसरे समूह में और चौथे आवर्त में रखा गया है तो उसका क्या है, तो उसका परमाणु संख्या 20 है, जिसे दूसरे समूह के चौथे आवर्त में रखा गया है। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। वाईफाई एक बेहतर लोकल एरिया नेटवर्क तकनीक है। अगर आपका भी नेटवर्क नहीं चलता है तो आप अपने दोस्त से कहते हैं भाई थोड़ा वाईफाई दे दो। अगला प्रश्न है कि चंद्र एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है, तो ये सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम से चंद्र एक्सरे दूरबीन का नाम रखा गया है, तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्र एक्सरे दूरबीन नासा द्वारा 1999 में लॉन्च किया गया था, जो कि ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए एक्सरे विकिरण का उपयोग करता है। पहलवान रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों के किस फ्रीस्टाइल श्रेणी में रजत पदक जीता है, तो ये 57 किलोग्राम में, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एशियाई खेलों का आरंभ डैश वर्ष में हुआ था। एशियाई खेलों का आरंभ जो हुआ था सन 1951 ईस्वी में शुरू हुआ था, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में दिल्ली में किया गया था। ISSF जूनियर विश्व कप 2022 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है, तो भारत जो है पहले स्थान पर रहा है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, तो जापान जो है, ये जापान देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, तो सेला सुरंग का निर्माण अरुणाचल प्रदेश में किया जा रहा है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। और आप सभी को बता दूं कि 17 अगस्त से ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है।
तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।